हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। आई एम आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग सारे टॉपिक्स को कवर करके इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था द रोल और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। आज हम बिगिन करने वाले हैं अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है जिसके साथ हम इस सेशन को बिगिन करेंगे वुड बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो याद करो, मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था ट्रांसजेनिक वर्ड जो है वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें हमने कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशंस की है, राइट। तो ट्रांसजेनिक वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड ट्रांसजीन, जो कि है फॉरेन जीन, राइट। ओके, तो ऐसा एनिमल जिसके अंदर एक ट्रांसजीन प्रेजेंट है, एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है, इंसर्टेड है, उसको हम बुलाते हैं transgenic animals. So animals with a foreign gene insert would be called transgenic animals. I hope इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशंस किए गए हैं ताकि उनके अंदर कुछ ऐसे फॉरेन जीन इंसर्ट किए जा सके जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाए, राइट। तो जब वो एक्सप्रेस करेंगे उसके बाद वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स वुड बी कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म एक एनिमल है तो उसको हम बुलाएंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। बात क्लियर होगी। सो अभी तक ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं हम क्रिएट कर चुके हैं यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बना चुके हैं? देखिए, हम बना चुके हैं ट्रांसजेनिक रैट्स को, राइट, रैबिट्स को, पिग्स को, शीप्स को, इवन काउस को एंड फिश को। इतने सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो अभी तक बना दिए जा चुके हैं, इस बात को याद रखना है। बट एक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं इन सभी ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड, जितने भी आज ट्रांसजेनिक एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनमें से ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ माइस हैं। सो ओवर 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो अगर कोई पूछे भी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर सबसे ज़्यादा जो वैरायटी डेवलप की जा चुकी है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द माइस इटसेल्फ। ये बात याद रखना है। अब सवाल उठता है, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को बनाने के पीछे रीजंस क्या हैं? इसको तो डिस्कस किए बिना हम जान नहीं सकते ना कि हम किनको क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं द रीजंस फॉर क्रिएटिंग सच ट्रांसजेनिक एनिमल्स और इससे हमें क्या क्या चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। तो बच्चों, नाउ टेकिंग अप द रीजंस फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे पहला जो रीजन आपके सामने है, इट इज टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। सो देखो बच्चों, हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं यूजिंग टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टडी कि कैसे एक जीन, देखो यहाँ पर हम जीन रिलेटेड स्टडी करेंगे डेफिनेटली, टू स्टडी कि कैसे एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और अपने आप को रेगुलेट करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो हम चीज़ स्टडी कर सकते हैं यूजिंग दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज हाउ दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड और कैसे वो अपना रेगुलेशन करते हैं। सेकेंडली, हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो जीन है अपना जीन प्रोडक्ट जब बनाते हैं अपॉन एक्सप्रेशन, तो वो जो जीन प्रोडक्ट है वो एक बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में अपना कैसे रोल प्ले करता है, कैसे उसको रेगुलेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है, उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग और स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ अ जीन इन रेगुलेटिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और उसके डेवलपमेंट के लिए, राइट। बिकॉज यू नो वेरी वेल, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको सेवरल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं। सिमिलरली बॉडी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी यू रिक्वायर सर्टेन फैक्टर्स, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली कोई ना कोई जीन होगा। तो कैसे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, कैसे उसके एक्सप्रेशन ना होने की वजह से क्या क्या बॉडी में आपको चेंजेस मिलते हैं, उन सभी को हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी करना है, राइट, और एक ग्रोथ फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन लाइक कोई ग्रोथ फैक्टर है, उसके इफेक्ट को, उसके बायोलॉजिकल रोल को समझना है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि उस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को ही ऑल्टर कर देगा, राइट। अब ऐसा मैंने अगर सपोज जीन इंसर्ट करती, फॉर एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पर ये हमारा टारगेट जीन है, ये वो जीन है जो कि उस ग्रोथ फैक्टर को बनाता था,
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को। अगर मैं इस ग्रोथ फैक्टर का इंपॉर्टेंस समझना चाहता हूँ बॉडी के अंदर, तो मैं इस जीन को ही क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग को ऑल्टर करने के लिए एक उसी दूसरी स्पीशीज से लाया हुआ दूसरा जीन यहाँ पर बीच में लाके इंसर्ट कर दूंगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये टारगेट जीन है वो डिसरप्ट हो गया ना, उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो अब वो वाला जो प्रोडक्ट बना रहा था, वो जो प्रोटीन बना रहा था या वो ग्रोथ फैक्टर बना रहा था, वो बनेगा नहीं, राइट। अब ग्रोथ फैक्टर अगर बनेगा नहीं इंसर्शन ऑफ दीज न्यू डीएनए सेगमेंट की वजह से, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट रोल्स में या फिर फंक्शनिंग में वो ग्रोथ फैक्टर पार्टिसिपेट करता था, वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी बॉडी के अंदर। सो हमें देखने को मिलेंगे वेरियस चेंजेस, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो ग्रोथ फैक्टर था अपनी डेफिशिएंट कंडीशन में अब क्या क्या सिम्टम्स ला रहा है। इसका मतलब जिन जिन चीज़ें या फिर जो चीज़ें बॉडी में अफेक्ट हो रही हैं, जो फंक्शनिंग अफेक्ट हुई है बॉडी के अंदर, वो सभी की सभी रेगुलेट होती थी उस ग्रोथ फैक्टर के थ्रू। तो किसी भी फैक्टर का अगर मुझे बायोलॉजिकल रोल समझना है तो मैं उसके जीन को ही ऑल्टर कर दूंगा, मैनिपुलेट कर दूंगा, ताकि जब उसकी डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो उसके वेरियस डेफिशिएंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन चीज़ों में वो स्पेसिफिक फैक्टर अपना रोल प्ले करता था। तो इस तरीके से एक नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सबसे पहला जो रीज़न है फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज़ वेरी क्लियर। तो बच्चों, द सेकेंड रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस, राइट। तो देखो, आज बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाए हैं उनमें आप देखोगे उनका प्रोडक्शन बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे एक स्पेसिफिक जीन किसी भी टाइप के डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। और जब हम इनको एक्चुअली डिजीज़ की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, तो बेसिकली ये एनिमल्स सर्व करते हैं एज डिजीज़ मॉडल्स, जिन पे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हम ये समझते हैं कि डिजीज़ होने पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या फिर उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम हम नए नए ट्रीटमेंट मेथड्स भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो सर्व करते हैं एज मॉडल्स, या फिर आप डिजीज मॉडल्स भी कह सकते हो, टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक जीन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। और साथ ही साथ मैंने बताया ये हमें और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके नए नए ट्रीटमेंट्स टू क्योर दैट स्पेसिफिक डिजीज़। सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए हैं जो कि सिग्निफिकेंट डिजीजेस जो कि प्रेवलेंट हैं आज के इस टाइम में, उनको स्टडी करने में हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, अल्जाइमर्स के लिए, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी डिजीजेस के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मॉडल्स की तरह सर्व करने के लिए बना लिया है। सो दिस वॉज द सेकेंड रीजन। आई होप दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। सो बच्चों, बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रीजन, एंड दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, राइट। सो देखिए, ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने क्रिएट किए हैं जो कि सोर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बिकॉज देखियो, आज ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। अब इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनका सोर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। बट अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को डायरेक्टली इंसर्ट कर दें, तो ये सर्व करने लगते हैं एज अ मेजर सोर्स फॉर दैट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वो भी एट एन इकोनॉमिकल रेट, राइट। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनकी एक मेडिसिनल वैल्यू है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सबसे पहले वी हैव इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉल्ड एम्फाइसीमा। सो ये हेल्प करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, राइट। इनफैक्ट ऐसे ही हम और भी एफर्ट्स लगा रहे हैं टू फाइंड द क्योर फॉर डिजीज लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑल्सो। उसके लिए भी हम लोग एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके लिए प्रोटीन बनाया भी गया है, एंड इट इज कॉल्ड CFTR प्रोटीन्स। अब CFTR प्रोटीन्स क्या है? इट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटेड प्रोटीन्स, जिनको हम अगेन डेवलप कर चुके हैं टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। सो दे आर यूज्ड टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस। गॉट इट? ओके। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अनदर ह्यूमन प्रोटीन विच इज न्यूट्रिशनल, जिसे हम बुलाते हैं ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। सो आई टेल यू अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट।
यहाँ पर आपको सामने जो एक काउ दिखाई जा रही है ये एक ट्रांसजेनिक काउ है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी। सो ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस दैट दिस इज रोजी, द वेरी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। एंड ये जो ट्रांसजेनिक काउ है इसका जो मिल्क होता है ना, इट इज़ एनरिच्ड विथ ह्यूमन प्रोटीन। और लगभग कितना ह्यूमन प्रोटीन जो है वो आपको इसके मिल्क में मिलता है, लगभग 2.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर लीटर ऑफ दिस काउज मिल्क। और इस मिल्क में एक्चुअली जो प्रोटीन ज़्यादा आपको मिलेगा, ह्यूमन प्रोटीन, दैट इज़ ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। और इसकी प्रेजेंस होने की वजह से इस काउ का जो मिल्क है इन कंपैरिजन टू नेचुरल काउ मिल्क ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड प्रोडक्ट माना जाता है फॉर दी बेबीज, ह्यूमन बेबीज टू कंज्यूम। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें एक नॉर्मल काउ का मिल्क दिया जाए और दूसरी तरफ रोजी नाम की ये जो काउ है इसका मिल्क कंज्यूम करने को दिया जाए फॉर द ह्यूमन बेबीज, तो जो ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट है फॉर ह्यूमन बेबीज वुड बी द मिल्क ऑफ दिस रोजी काउ, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। ओके, सो आई होप नाउ द रोल ऑफ दी ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनकी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर, वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, हमारा अगला रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज द टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी। तो बच्चों, आप सभी को ये बात पता है, कोई भी जब वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है उसको डायरेक्टली ह्यूमंस पे यूज़ नहीं किया जाता है, राइट? उनको एडमिनिस्टर डायरेक्टली नहीं किया जाता है। उनकी सबसे पहले तो एक सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है ऑन सर्टेन एनिमल्स, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली मंकीज़ पे टेस्टिंग देखी गई है। सो ये कुछ ना कुछ आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन दी मंकीज़ पॉपुलेशन। इसके लिए क्या किया गया है कि सर्टेन ट्रांसजेनिक माइस को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है ताकि वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग की जा सके, राइट? और उसके बाद अगर वो सेफ और रिलायबल पाया गया तो मंकीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि मंकीज़ पे सेफ्टी टेस्टिंग ना करके माइस पे, उन ट्रांसजेनिक माइस पे सेफ्टी टेस्टिंग की जाएगी। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड to carry out the safety testing of vaccines before they are used on the humans। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता भी दूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे जो पोलियो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी टेस्टिंग को कैरी आउट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। अगर ये रिलायबल पाए गए तो हम यहाँ पर मंकीज़ की बजाय माइस का इस्तेमाल करके, इन ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करके सेफ्टी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी अगेन यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं। गॉट इट? सो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप द लास्ट रीजन एंड दैट इज फॉर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जिसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। सो इसको हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी बुलाएंगे। ओके, सो देखो बच्चों, जिस तरीके से हम एक ड्रग की टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं वो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर किसी भी केमिकल की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ हम करने क्या वाले हैं, देखो, अपने ट्रांसजेनिक एनिमल को सबसे पहले हम वो टॉक्सिन सेंसिटिव बना देंगे, यानी कि जिस भी स्पेसिफिक केमिकल की हमें टेस्टिंग करनी है उस केमिकल के लिए ये जो मेरा ट्रांसजेनिक एनिमल मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको मैं ज़्यादा सेंसिटिव बना दूंगा। मतलब थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने ड्रग का इंट्रोड्यूस किया या केमिकल का इंट्रोड्यूस किया तो ये एनिमल जो है वो जल्दी से अपना इफेक्ट शो करे, राइट? ओके, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर एक ऐसा फॉरेन जीन इंसर्ट करना होगा जो कि इसको एक नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव बना दे टू दैट स्पेसिफिक केमिकल और द टॉक्सिन, राइट? तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम डेवलप करेंगे दे आर मेड वेरी टॉक्सिन सेंसिटिव, ठीक है? ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने ट्रांसजेनिक एनिमल को टॉक्सिन सेंसिटिव तो बना दिया, राइट? अब इस टॉक्सिन सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल को हम एक्सपोज करेंगे टू दैट स्पेसिफिक केमिकल। तो यहाँ पर इन एनिमल्स को हम एक्सपोज करने वाले हैं टू द टॉक्सिक सब्सटेंस और उनके इफेक्ट्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट? तो जो भी सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट एक्सपोजर, राइट, जो कि हम दे रहे हैं ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल टू दैट स्पेसिफिक केमिकल, उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आपको एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक ड्रग, केमिकल और एनी टॉक्सिन सब्सटेंस, राइट? ये बात आपको समझना है। इससे हम किसी भी केमिकल की या ड्रग की टॉक्सिसिटी जो टेस्टिंग है वो बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यहाँ पर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। तो बच्चों, अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एथिकल इश्यूज।
अब देखो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आप सभी को पता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर को डिराइव करते हैं, आइसोलेट करते हैं, राइट। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से छेड़छाड़ करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग सच ऑर्गेनिजम्स, राइट। डू यू थिंक कि ये एथिकली करेक्ट है? एथिकल मतलब ये मॉरली करेक्ट है क्या? क्या ये लॉन्ग रन में कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला है? क्या ये एक बेटर अप्रोच है टुवर्ड्स बेटरमेंट? नो, नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जस्ट फॉर आवर ओन सेल्फिश नीड्स, isn't it or not? इसीलिए ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशंस को हमें एक्चुअली में रेगुलेट करना होता है, ओके, ताकि हम कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स के बेस पे ये चेक कर सकें कि जो हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कितनी मॉरली करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं। इन्हीं को हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक एथिकल इश्यूज। सो एथिकल इश्यूज में बेसिकली मैंने आपको बताया जो मैनिपुलेशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, दे नीड टू बी रेगुलेटेड ऑन सम एथिकल स्टैंडर्ड्स, ताकि हम ये इवैल्यूएट कर सकें कि हमारे जो एक्शंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनके क्या इफेक्ट हैं, उनकी वो कितने ज़्यादा मॉरली करेक्ट इफेक्ट शो कर रहे हैं ऑन दी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉट ओनली दिस, मोर ओवर जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम प्रोड्यूस करते हैं, अब इनके जो रिजल्ट्स हैं ऑन दी इकोसिस्टम, जब हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन होगा इकोसिस्टम में, इनकी क्या रिजल्ट्स होंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है वो इकोलॉजिकली स्टेबल बना दें, राइट, हो सकता है वो इम्बैलेंस कॉज कर दें, तो रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनप्रिडिक्टेबल। तो इन सभी को हमें असेस करना पड़ता है, एंड फॉर सच असेसमेंट कुछ ना कुछ हमें ऐसी अथॉरिटी या फिर बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसको रीनेम किया गया बाद में एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सो आपको करेंटली अगर आप देखोगे तो आपको वर्ड अप्रेजल मिलेगा और पहले वर्ड अप्रूवल था। सो डजेंट मैटर, अगर ये दोनों में से कोई एक वर्ड भी आता है दैट मीन्स वही ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। सो इसको शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज GEAC। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली सेटअप की है ताकि वो डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। कौन कौन से डिसीजंस? पहला, अबाउट दी वैलिडिटी ऑफ दी जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्चेस जो कि कंट्री में चल रहे हैं, ओके। सो जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पे रिसर्च चल रही है उनको ये बेसिकली असेस करेंगे और उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे। सेकेंडली, ये इवन चेक करते हैं कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने डेवलप किया है क्या उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर सेलिंग, और वो कितना सेफ है फॉर द पब्लिक टू यूज़, राइट। सो इट ऑल्सो चेक्स दी सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, राइट। और उसके बाद ही फाइनली वो मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होता है फॉर दी सेलिंग पर्पसेस। सो आई होप एथिकल इश्यूज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो बच्चों आइए बिगिन करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज बायोपायरेसी। ये जो वर्ड पायरेसी है, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इस वर्ड को ज़रूर सुना है, और कहाँ सुना है ये भी बता सकता हूँ। ये वर्ड आपने सुना है रिलेटेड टू सम मूवी रिलीज या फिर किसी बुक से कंसर्न्ड भी। सो एक्चुअली पायरेसी वर्ड का मतलब क्या है? पायरेसी का मतलब होता है टू मेक सम इलीगल कॉपीज़, है ना। जैसे एक नई मूवी रिलीज़ होती है तो उसके कुछ इलीगल कॉपीज़ बना के उसको बिना किसी अथोराइजेशन के, किसी भी जो भी प्रोड्यूसर कंसर्न है उससे परमिशन लिए बिना उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है, ओके। उसकी पायरेटेड कॉपीज सेल की जाती हैं। सिमिलरली बुक्स के साथ भी ऐसा होता है कि एक ओरिजिनल राइटर की लिखी हुई बुक की सेवरल कॉपीज़ जो हैं वो अलग अलग वे में बना के और उनको विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम दैट कंसर्न ऑथर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। सो ये पायरेसी में आता है। बट यहाँ वर्ड लग गया है इस पायरेसी के आगे बायो, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, राइट। और हमने यहाँ पर देखा ही है बायोटेक्नोलॉजी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हमारी नीड को फुलफिल कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, राइट। तो ऐसी कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो, प्रोसेसेस हो या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जो हमें यूजफुल हो, राइट, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही हो, वो बायोलॉजिकल या फिर बायो रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इन बायो रिसोर्सेज का अगर कोई डायरेक्टली इस्तेमाल करने लगे, अब आप बोलोगे बायो रिसोर्सेज तो सबके लिए अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करने पे वो पायरेसी कैसे हुआ? कई बारी देखा गया है कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बायो रिसोर्स को इस्तेमाल करने लगती हैं, एंड दैट टू विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन या परमिशन फ्रॉम दी कंसर्न्ड कंट्री या उनके लोगों से,
और उनको बिना कोई कॉम्पेंसेटरी पेमेंट दिए बिना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो किसी भी देश की बायो रिसोर्सेज या उनके लोगों से जुड़ी बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और बिना कोई कॉम्पेंसेटरी पेमेंट दिए या फिर उनको कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन लिए, इसको बायो पायरेसी की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। अभी इसको हम और प्रॉपर तरीके से समझेंगे बाय टेकिंग अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ओवर हियर। एग्जांपल के तौर पे चलो ले ही लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं द पेटेंट यूजेस और द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जो कि बेस्ड हैं ऑन दी इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे कि टर्मरिक एंड नीम। अब सोचो, नॉर्मली सोचना, टर्मरिक और नीम जैसे जो हमारे यहाँ पर प्लांट्स हैं, इनके कितने सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ जो है वो हमारे पुराने ज़माने से, कितनी सेंचुरी से इस्तेमाल हुई जा रही है। अब कोई पर्सन आके, कोई कंट्री की कंपनी आके इनके मेडिसिनल वैल्यूज़ को पेटेंट करवा ले। अब आप बोलोगे पेटेंट, ये नया वर्ड आ गया। पेटेंट मतलब होता है टू हैव कॉपी राइट्स, ओके, कुछ आप राइट्स रिजर्व करना, ताकि इसका इस्तेमाल करने, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले आपको उस कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके क्लेम करे कि उसने पेटेंट करवा लिया है टर्मरिक और नीम की मेडिसिनल वैल्यूज़ को, ओके, तो क्या ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा? बिकॉज टर्मरिक और नीम जैसी जो प्लांट्स हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को हम हमारी कंट्री में सेंचुरी से देखते आ रहे हैं, और ये हमारी इंडियन ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनमें कितने सालों से चला आ रहा है। तो हम चाहें तो हम भी पेटेंट करवा सकते हैं, बट कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आके इसको पेटेंट करवाने की कोशिश करे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ बायो पायरेसी, बिकॉज वो एक कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्री का ये एक बायोलॉजिकल रिसोर्स था विच वॉज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज़, बट इसको बिना किसी परमिशन के आप ये कह रहे हो कि ये हमने डेवलप किया है, इसके हमने इन्वेंट किया है इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को, दैट इज़ गोइंग टू बी इनकरेक्ट। वो बायोपायरेसी के एग्जाम्पल में आ जाता है। सो ये बात समझो। सिमिलरली ग्रेन्स जैसे राइस का भी इस्तेमाल किया गया। इवन राइस की भी यहाँ पर जो वैरायटीज़ इंडिया में ग्रो की जाती है, आपको पता है इंडिया में अराउंड 2 लाख से ज़्यादा राइस की वैरायटीज़ जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। मतलब जो राइस की डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो रिचेस्ट मानी जाती है, और उनमें से एक वैरायटी है जिसका नाम है बासमती। आपने सुना होगा। सो बासमती जो राइस है, उस वैरायटी की जो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा और जो उसका फ्लेवर है ना, वो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टिंक्ट मानी जाती है। और इंडिया में आपको ये बात भी जानना चाहिए कि बासमती राइस की अराउंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ जो हैं वो कल्टीवेट होती हैं। 27 वैरायटीज़ जो कि डॉक्यूमेंटेड है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स में आपको रिटन रिकॉर्ड मिलेगा। सिर्फ 27, ओके। अब 27 ये जो बासमती वैरायटीज़ हैं, इनमें से एक वैरायटी का इस्तेमाल एक यूएस बेस्ड कंपनी ने किया था, और वो एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है ऑफ बायोपायरेसी। आइए देखते हैं। तो देखो, एक केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट राइट्स को रिजर्व कर लिया था ऑन दी बासमती राइस, और वो भी कहाँ से किया? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। तो 1997 में उन्होंने क्या किया? बासमती राइस के पेटेंट के राइट यानी कि कॉपीराइट्स को रिजर्व कर लिया, ओके। और इससे क्या हुआ? इन्होंने जो न्यू वैरायटी, जो सो कॉल्ड न्यू वैरायटीज ये कह रहे थे इन्होंने डेवलप की है, उसके जो रिजर्व है, जो राइट्स रिजर्व है, वो इनके पास थे। मतलब इसका इस्तेमाल करके वो इस न्यू वैरायटी को यूएस और बाहर अब्रॉड में जो है सेल कर सकती थी, ओके। बट किसी को भी अगर इसकी सेलिंग करनी है तो परमिशन लेनी होगी फ्रॉम दैट कंपनी जिसके पास इसकी बायो पेटेंट्स हैं, ओके। बट ये जो न्यू वैरायटीज़ इन्होंने डेवलप की थी, सो कॉल्ड न्यू वैरायटीज़, ये एक्चुअली में डिराइव हुई थी फ्रॉम द इंडियन बासमती वैरायटी। कैसे? इन्होंने क्या किया, जो इंडियन फार्मर की बासमती वैरायटी है उसको क्रॉस करवाया विद दी सेमी डॉर्फ वैरायटीज़, और उसके बाद एक नई वैरायटी डेवलप करके कहा कि ये एक न्यू वैरायटी उन्होंने डेवलप की है एज इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया ये इंडियन फार्मर्स की वैरायटी से डेवलप हुआ था, और इंडियन बासमती को क्रॉस किया गया था कुछ सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ के साथ, और उसको एक इन्वेंशन या फिर नोवेल्टी का इन्होंने ऑनर दिया। बट दिस वॉज टोटली इनकरेक्ट, बिकॉज बासमती की वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया गया, वो भी बिना इंडियन परमिशन के, और उसके बाद भी उसको एक नोवेल्टी कहा गया, ताकि जब भी कोई बासमती की वैरायटी इस्तेमाल करे तो उसको परमिशन लेने पड़े फ्रॉम दिस कंपनी। सो दिस वॉज अ टोटल केस ऑफ बायोपायरेसी, राइट। सो इस तरीके से आप देखोगे ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक रिसोर्स जो कि कंट्री के लिए स्पेसिफिक है, उनसे बिना परमिशन लिए दूसरी कोई कंट्री या फिर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उसका राइट्स रिजर्व करने की कोशिश करती है। सो ये सभी प्लेस किया जाता है अंडर बायोपायरेसी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
तो बच्चों, बायोपायरेसी के इसी इंक्रीजिंग कंसर्न को रोकने के लिए बहुत सारे जो नेशंस हैं वो ऐसे लॉज डेवलप कर रहे हैं जो कि प्रिवेंट करेगा द अनऑथराइज्ड यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन of their basic two things, which is bio resources and their traditional knowledge. तो इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि सेंचुरी से चली आ रही है और जो उनके बायो रिसोर्सेज हैं उनका कोई अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसके लिए डेवलप किए जा रहे हैं सर्टेन लॉज। ओके, और इंडिया में भी आप देखोगे हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने भी रिसेंटली क्लियर किया है द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल। ओके, और जो इस इंडियन पेटेंट बिल में यहाँ पर आपको चीज़ें कंसिडर होती हुई नजर आएंगी, दैट इज गोइंग टू बी द पेटेंट टर्म्स। ओके, सेकेंडली जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, किन किन जगहों पे इमरजेंसी में उनको प्रोवाइड किया जाना है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग द पेटेंट, उन सभी को इस अमेंडमेंट में यानी कि इन सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ दी आप कह सकते हो इंडियन पेटेंट बिल में कंसिडर किया गया है। सो आई होप दी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपायरेसी एंड दी बायो पेटेंट्स इज ऑल्सो वेरी क्लियर, और साथ ही साथ जो यहाँ पर लॉज डेवलप किए जा रहे हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।